हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में यही जवाब देना है कि कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अब बच्चों, आज हम लोग को क्या समझना है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। वैसे पहले ये स्टार्ट हो चुका है क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 जो कि है ट्राइंगल। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 6 के 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को मैंने बहुत अच्छे से आपको पहले ही समझा दिया है। यदि उसे नहीं देखा हो तो सबसे पहले जाकर उसे देखें। और आज हम लोग क्या करेंगे, 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि आकृति को गौर से देखें और वहां पर देखना है कि क्यू आर बाई क्यू एस जो है वो क्यू टी बाई पी आर के बराबर में दे रहा हुआ है। इसके अलावा एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल में दिया हुआ है। तो आपको पी क्यू एस को टी क्यू आर के बराबर में समरूप करके दिखाना है। अब देखो, ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन वाला ट्राइंगल, इसको ये पिंक वाला जो ट्राइंगल है इसके साथ में समरूप करके दिखाना है। सॉल्व कैसे करेंगे, आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर ये बनाया कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग गौर करें तो हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। अब बच्चों, दिया क्या है वो समझो। तो दिया है हमारे सामने क्यू आर और बट्टे में क्यू एस बराबर क्या हो जाएगा, तो क्यू टी बट्टे में हो जाएगा पी आर। लेकिन एक बात गौर समझो, यहां देखना है तो क्यू आर जो होगा, ये जो है हमारा क्यू आर बड़ा वाला जो भुजा है, ये आपके क्यू एस, इन दोनों का जो समानुपात मतलब इन दोनों का जो अनुपात होगा ये बराबर होना चाहिए क्यू टी बट्टे में क्यू पी होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में क्या दे दिया है, तो पी आर दे दिया है। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए और एक चीज दिया हुआ है, एक चीज और दिया हुआ है आपका, एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा। अब जब भी एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होता है तो इसके सम्मुख भुजाएं जो होती है ये भी आपस में बराबर होती हैं। इसका मतलब 1 के सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये, इसका मतलब हम क्या देंगे, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पी क्यू जो होगा बच्चों ये बराबर हो जाएगा आपके पी आर के। किसके बराबर हो जाएगा, पी आर का। कैसे, तो आप जानते हैं कि समान कोण के सम्मुख भुजा ये क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो बच्चों, इस वजह से हम पी क्यू के जगह पे क्या लिख सकते हैं, या पी आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 और इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो लिखेंगे क्या, समीकरण नंबर 2 को 1 में रखने पर, समीकरण 2 को 1 में रख दीजिए। तो ऐसा करने पे क्या होगा, जहां पर पी आर है वहां पर हम पी क्यू लिख देंगे। तो हो जाएगा क्या, क्यू आर बाई क्यू एस और बराबर में क्या हो जाएगा, क्यू टी बाई पी आर के जगह पे क्या लिख देंगे, तो पी क्यू लिख देंगे। अब हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि क्यू आर बट्टे क्यू एस, तो क्यू आर हमारा पूरा है और क्यू एस उसका छोटा वाला ट्राइंगल का है। इसी तरह से ये क्यू टी है और ये हमारा क्यू पी है। मतलब समझ में आया ना, दो भुजाओं का जो रेशियो है बच्चों ये एकदम इक्वल हो चुका है। इसके साथ साथ यदि हम लोग गौर करें तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा, ये जो एंगल आपको दिख रहा है एंगल 1 जो होगा, ये दोनों ट्राइंगल के लिए, ये जो आपको पिंक वाला ट्राइंगल दिख रहा है उसके लिए भी और ये जो आपको ग्रीन वाला ट्राइंगल दिख रहा है उन दोनों के लिए ये कॉमन कोण है। मतलब कौन सा कोण है, एंगल 1 जो होगा ये एंगल 1 के बराबर हो जाएगा, है ना। कैसे, क्योंकि ये दोनों उभयनिष्ठ कोण बन रहे हैं, लेकिन हम यहाँ उभयनिष्ठ नहीं, हम इसे समान कोण कहेंगे, है ना। ये दोनों के लिए बिल्कुल सेम कोण है, इसलिए हम एंगल 1 को एंगल 1 के इक्वल कर सकते हैं दोनों ट्राइंगल के लिए, ठीक है ना। अब जब देखो गौर से, यहाँ पर ये जो हमारा था छोटा सा ग्रीन वाला, ये पूरा बड़ा वाले के समानुपात है और इसी के साथ साथ क्यू एस जो होगा ये बड़े वाले क्यू आर के समानुपात में है। मतलब इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर में है और साथ ही इसके बीच का जो एंगल है बच्चों वो भी आपस में बराबर है। इसका मतलब हम यहाँ पे कसौटी लगाना चाहें तो कौन सा लगा सकते हैं, तो हमारी जो कसौटी बनेगी वो दो साइड है और बीच का एंगल है। मतलब हम लगा देंगे एस ये एस की कसौटी से। तो एस ये एस की कसौटी से क्या साबित हो जाता है बच्चों, बताओ। सबसे पहले ये पता चलता है कि पी क्यू एस जो है हमारा, पी क्यू एस जो ट्राइंगल है ये समरूप हो जाएगा किसके, तो बड़ा वाला टी क्यू आर के। तो हम लिख देंगे इस तरह से, टी क्यू आर जो होगा ये समरूप होता है। और हमें देखो तो यही बात हमको दर्शाना था। इसका मतलब आपने क्या कर दिया, इसे प्रूफ कर दिया बच्चों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बताओ कैसा लगा क्वेश्चन बनाने में, मजा आया ना। बस इस तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पर क्यू एस और बाई क्यू आर, देखो गौर से, क्यू आर पहले बड़ी वाली भुजा जो है वो छोटी वाली भुजा के बराबर था
और यहाँ पर क्यू टी बाई क्यू पी होना चाहिए था, लेकिन उसके स्थान पे पी आर लिख दिया था। तो हम इस वाले कॉन्सेप्ट को मिला करके इसको इक्वल करके और पी आर के जगह पे वापस पी क्यू किए और इस तरीके से बीच का एंगल को यूज किया, ऐसे एस की कसौटी से ये प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। दोबारा मैंने इसको रिवाइज करवा दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर पे क्रमशः बिंदु एस और टी जो है वो इस प्रकार स्थित है कि एंगल P जो होगा वो RTS के इक्वल में हो रहा है। देखो समझना है क्वेश्चन को गौर से। कहता है क्या क्वेश्चन, ये क्या हो रहा है भाई, 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल P जो होगा वो एंगल RTS के इक्वल में है, मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल में है। साथ ही साथ PQR में जो QR की भुजा है और जो PR की भुजा है उसके बीच में हमारा S और उसके बीच में हमारा T इस तरह से स्थित है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हो रहे हैं। अब आपको बताना है कि त्रिभुज जो है RPQ ये RTS के समरूप कैसे बन सकता है, ये आपको बताना है बच्चों। 1 मिनट, क्या प्रॉब्लम है भाई। हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करने वाले, देखिए दोनों ट्राइंगल को हम लेते हैं, जो बड़ी बड़ी ट्राइंगल हमारे सामने है ये दोनों को हम लोग ले लेते हैं साथ में। तो सबसे पहले लिखेंगे कौन सा ट्राइंगल में, लिखेंगे दिया है। दिया है कुछ, हाँ दिया है बच्चों। दिया क्या है, सबसे पहले ये चीज दिया हुआ है कि एंगल P जो है ये एंगल RTS के इक्वल में है। बात समझ में आया, मतलब ये एंगल इसके इक्वल में है। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस ट्राइंगल को हमें इन दोनों, एक बड़ा वाला ट्राइंगल जो हमारा RPQ है, मतलब यहां से RPQ, इसको हमको साबित करना है किसके, RTS के। तो हम यही दोनों ट्राइंगल को लेते हैं। कौन कौन सा ट्राइंगल है, अब हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल RPQ और तथा दूसरा ट्राइंगल है RTS। इसे हम कैसे समरूप करेंगे बच्चों, देखो सबसे पहले तो ये बात साफ साफ दिख रहा है कि ये एंगल इसके इक्वल में है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये डायरेक्टली भी किया जा सकता है। इसमें एंगल P जो है ये एंगल RTS के बराबर में है ही, और ऐसा क्या हुआ है, तो ऐसा दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से। और गौर करोगे तो ये वाला जो एंगल है एंगल R, ये बड़े वाले ट्राइंगल के लिए भी काम कर रहा है, छोटे वाले ट्राइंगल के लिए भी काम कर रहा है। इसका मतलब एंगल R जो होगा ये एंगल R के समान कोण से ये दोनों इक्वल हो जाएगा। नहीं, अब दोनों यदि इक्वल हो जाएगा तो आपको पता है कि दो त्रिभुज को आपस में समरूप करने के लिए ए की कसौटी भी काफी होती है। क्यों, यदि किसी त्रिभुज की दो कोण आपस में इक्वल है बच्चों, समझना गौर से, कि यदि कोई भी दो त्रिभुज है और उसका दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर में है, तो जाहिर सी बात है कि तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि दो त्रिभुज को जोड़, तीनों कोणों को मिला करके 180 आ रहा है, और यदि दो कोण किसी का बराबर है तो तीसरा कोण तो बराबर होगा ही होगा। इसी हिसाब से हम करें तो यहाँ पर एक और कसौटी बन सकता है ए की कसौटी से। तो यदि हम ए की कसौटी लगा दें तो ए की कसौटी से हम क्या कह सकते हैं, गौर करना। यदि हम बड़े वाले त्रिभुज को लिखें और R से स्टार्ट करें और P की तरफ जाएं, तो RPQ जो होगा बच्चों, ध्यान रखना, ट्राइंगल RPQ, इसे हम समरूप बता सकते हैं किसका। अब R से शुरू कर रहे हैं, छोटे वाले ट्राइंगल के लिए भी R ही इंपॉर्टेंट था, मतलब R जो है वो दोनों के लिए कॉमन है। R से शुरू किया और इसकी तरफ गया, लेकिन यहाँ छोटे के लिए R से शुरू करेंगे और इसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि R से इसकी तरफ गया था तो ये किसके इक्वल में, इसके इक्वल में है। तो जो छोटा ट्राइंगल होगा उसका नाम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल RTS। तो ये किसके समरूप हो जाएगा, ट्राइंगल RTS के समरूप हो जाएगा। अब बच्चों करना क्या था, तो इसी चीज को केवल आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं तुरंत। देखो इस क्वेश्चन को गौर से देख रहा है और कहता है क्वेश्चन क्या है कि आकृति 6.37 जो आपके सामने है, यदि ABE ACD के सर्वांगसम है तो दर्शाइए कि ADE जो होगा वो ABC के समरूप होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर सर्वांग क्षमता आ गया है, जो आप लोग क्लास 9th में पढ़े हुए हो, ये कॉन्सेप्ट हमको यहाँ समझना है। अब देखो कौन कौन सा ट्राइंगल है, तो सबसे पहले जब हम ट्राइंगल देखते हैं तो ट्राइंगल है आपका ABE, गौर करें ABE, और दूसरा है ACD, मतलब A और फिर C और फिर D। इसी दोनों त्रिभुज को जो है वो मैं इस तरीके से यहाँ पे अलग करके रख दिया हूँ ताकि आपको दोनों इंडिविजुअली अलग अलग दिखे तो आराम से समझ में आए। तो बच्चों यहाँ पर देखें गौर से, ये है आपका A, यहाँ पर होने वाला है E और यहाँ होने वाला है B। उस तरह से यहाँ होने वाला है A, फिर D और फिर C, तो यहाँ ADC। ये दोनों जो त्रिभुज है इसे आपस में सर्वांगसम कहा गया है। और जहां पर भी सर्वांगसम होता है वहां आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो त्रिभुज यदि आपस में सर्वांगसम हो तो उसकी संगत भुजाएं हमेशा आपस में बराबर होती हैं और उसके कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो देखो सबसे पहले यदि हम बात करें तो AE जो होगा बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पर AE जो होगा ये बराबर होगा इसके,
वैसे ही ये दोनों जो है वो इन दोनों के बराबर होगा, और ये जो तीसरी भुजा है वो इस तीसरी भुजा के बराबर होगा। तो सबसे पहले इसे हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, दिया है क्या, ट्राइंगल ए बी ई जो होगा ये आपका सर्वांगसम है किसके, तो ट्राइंगल ए सी डी का। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि जो इसका एडी भुजा है बच्चों, ध्यान देना, इसका जो एडी है वो इसके ए ई के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है। तो एडी बराबर हो गया होगा किसके, ए ई के बराबर हो गया। वेरी गुड। इसके साथ साथ इसका जो ए बी है बच्चों, ध्यान रखना, इसका जो ए बी होगा ये बराबर होगा किसके, तो ए बी जो है हमारा ये बराबर हो गया होगा इसका ए सी का बराबर हो गया होगा। बिल्कुल सही बात है ना। इसके साथ साथ क्या समझ में आएगा कि इसकी जो तीसरी भुजा है जो बच गई हमारी बी ई, ये बराबर होगा डी सी का। तो बी ई बराबर कर देंगे हम लोग किसके, डी सी का। और ये कैसे हो पाया, ये कैसे हो पाया बताओ, ये इसलिए हो पाया क्योंकि आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा ये सारा कॉन्सेप्ट सीपीसीटी से होता है। किससे होता है, सीपीसीटी से। जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो तो वो सीपीसीटी से सारे इक्वल होते हैं। और इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब ध्यान देना है कि हमें समरूप किसे साबित करना है। तो समरूप साबित करना है हमें ए डी ई, ये जो आपको छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों, इसको हमको साबित करना है। तो ये छोटा वाला ट्राइंगल हमारा कौन सा है, तो ये है आपका ए डी ई। इसको किसके साथ में साबित करना है, तो पूरा बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ए बी सी, उसके साथ में समरूप आपको साबित करना है। देखिए क्या करते हैं, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए डी ई तथा दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, तो ट्राइंगल पूरा बड़ा वाला है ए बी सी। इन दोनों को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले ध्यान देना है आपको कि इसका क्या ए डी जो होगा और ए बी, उन दोनों का रेशियो क्या ए ई और ए सी के रेशियो के बराबर हो सकता है क्या। अब ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले ऑलरेडी हमको पता है, हमको ध्यान देना यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग दो भुजाओं को आपस में ले लेते हैं। किसको इसको लेते हैं, तो सबसे पहले ले लो ए डी बराबर ए ई, जो ऑलरेडी पहले से हम लोग के पास है। बच्चों इसको यदि तुम नीचे ले आओगे तो गौर करना, ये हो सकता है ए डी बटे में ए ई, और इसके बराबर में यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा होगा, 1 बच गया होगा ना। बिल्कुल सही लिखेंगे। तथा दूसरी कौन सी भुजा लेना है, तो दूसरा ये ले लो ए बी बराबर, ये क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। इसको भी नीचे ले आओ तो ए बी बट्टे में ए सी कर देंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब यदि इधर, अब देखो इन दोनों को गौर से बना लेते हैं, ये 1 था, इन दोनों को, इसको मान लो 2 और इसको मान लेते हैं 3, ठीक है ना। तो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, इन दोनों से आपको क्या समझ में आ रहा है, समीकरण 1 और 3 से क्या समझ में आ रहा है कि ये भी और ये भी दोनों 1 के इक्वल में है, तो ये और ये आपस में इक्वल होगा। मतलब क्या समझ में आया कि एडी बट्टे में ए ई जो होगा बच्चों, एडी जो है एडी बट्टे ए ई, ये बराबर हो गया होगा किसके, तो ए बी बट्टे ए सी के बराबर हो गया होगा। अब गौर करेंगे ध्यान से, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ ला सकते हैं और इसको वहाँ भेज सकते हैं। तो हमारा आगे जो बनेगा ये कैसे बन सकता है, ये जो हमारा है ए बी, उसको यहाँ ले आते हैं, इसको वहाँ भेज देते हैं। तो ये एक्चुअली में कैसे बन रहा है, ए डी बराबर ए डी और ए बी नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए बी, और ये ए ई यदि वहाँ चला जाए तो ये हो गया हमारा क्या, तो ए ई और डिवाइड बाई जो ऑलरेडी पहले से था जो कि हमारा AC। अब इसको ना आप त्रिभुज पे, ये जो हमारा ट्राइंगल है उस पे ध्यान देंगे, AD बटे AB, ये जो हमारा AD है और पूरा AB, ये AE जो है और AC जो है वो इन दोनों का रेशियो के बराबर हो गया है। मतलब दो साइड के जो मतलब भुजाओं का जो रेशियो है ये इक्वल हो चुका है, जो कि समरूपता के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये बीच वाला जो एंगल आप देख रहे हैं बच्चों, ये एंगल A जो होगा, यहाँ लिख देना तथा एंगल A जो होगा वो एंगल A के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों समान कोण है। बात समझ में आया? अब जब दोनों समान कोण है और दो साइड जो है इनका रेशियो आपस में इक्वल आ रहा है, तो S बीच वाला A और फिर साइड वाला S, मतलब SAS की कसौटी से हम क्या कर सकते हैं, इसे समरूप कर सकते हैं। तो लिखेंगे SAS की कसौटी से हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ADE जो होगा बच्चों, ये आपका क्या हो गया, तो ये हमारा समरूप हो जाता है किसके, पूरा बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, मतलब ट्राइंगल ABC, इन दोनों के समरूप हो जाता है। और हमको लगता है यही बात आपको क्या करना था, दर्शा देना था। तो यहाँ आपको लिख देना है प्रूव्ड, और ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, ये दोनों मैंने कैसे कैसे किया है, यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से बैक करके देख लें और बहुत ही ध्यान से देखें। इन दोनों को मैंने इंडिविजुअली लिख दिया ताकि आपको ये लिखने में आसानी हो जाए। ठीक है, मजा आया क्वेश्चन बनाने में? इस तरह से आपको बनाना है, बस बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को देखना है, समझना है और क्वेश्चन हल हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखिए इसमें 4 चीजों को आपको प्रूफ करना है, लेकिन बिल्कुल भी टफ नहीं है, समझते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दिया है क्या वो देखते हैं।
बच्चों दिया क्या है, एक त्रिभुज है ABC, बड़ा सा एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ABC, उसका शीर्ष लंब जो AD है और C है ये परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, बात ये है हमारे सामने कि यहाँ पर आपको देख रहे होंगे ABC एक बड़ा सा त्रिभुज है और यहाँ पर जो एक है CE, देखो गौर से, ये जो CE है और यहाँ पर AD जो है ये दोनों लंब है, लंब है मतलब 90 डिग्री बना रहे हैं और ये दोनों जो है सो बिंदु P पर क्या हो रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रूफ करना है AEP जो होगा वो CDP के समरूप होगा। तो AEP कैसे बन रहा है, देखिए यहाँ से A, यहाँ से P, यहाँ पर सॉरी AEP ये वाला ट्राइंगल, ये किसके साथ में, CDP के, मतलब ये जो आपको दिख रहा है बच्चों CD और P, इसके इन दोनों को आपस में क्या कर लेना है, समरूप करना है। आइए समरूप करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, पहला क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं, यहाँ पर लिखना है ट्राइंगल AEP तथा दूसरा जो ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं वो CDP को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं, CDP को ले रहे हैं। इन दोनों ट्राइंगल में हम कैसे समरूप करेंगे, देखो सबसे पहली बात, इस ट्राइंगल का यदि इधर 90 डिग्री बन रहा है बच्चों तो इधर भी 90 डिग्री बन रहा होगा, बात जाहिर सी है ना। और इस त्रिभुज का ये जो है ये यहाँ पर यहाँ ट्राइंगल बन रहा है, सॉरी यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब हम कहेंगे कि इस ट्राइंगल का AEP जो होगा, ट्राइंगल नहीं, एंगल AEP जो होगा ये इस वाले ट्राइंगल का CDP जो हमारा एंगल बन रहा होगा, एंगल CDP ये दोनों इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। बात समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल का ये कोण और इस वाले ट्राइंगल का ये वाला कोण, ये दोनों आपस में क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। तो लिख लो उसको एंगल के रूप में, तो एंगल लिखाएगा APE, तो यहाँ हम लिख देंगे APE, ये बराबर हो जाएगा कैसे, तो एंगल बनेगा CPD का, यहाँ लिख देते हैं CPD, और ये दोनों बराबर कैसे हो पा रहे हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण से हो पा रहे हैं। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। इस तरीके से दोनों बराबर हो गया। अब दो एंगल आपस में बराबर होते हैं तो हम लगा देते हैं AAA की कसौटी से, है ना, या AA की कसौटी से। क्या बोल सकते हैं अब हम बोल सकते हैं कि AEP A से 90 की तरफ फिर उधर, तो उसी तरह से C से D की तरफ फिर P की तरफ, तो उसी तरह से हम लिखेंगे कि AEP समरूप हो जाएगा कैसे, ट्राइंगल CDP। और इस तरीके से पहला चीज आपका क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। पहली बात खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है ABD और CBE। ठीक है, तो हम ट्राइंगल ABD तथा दूसरा ट्राइंगल है बच्चों कौन सा, ट्राइंगल है CBE। इन दोनों ट्राइंगल में हम लोग ऐसा क्या करेंगे कि हम इसे भी साबित कर पाए। देखो अब जो दूसरा ट्राइंगल है हमारे सामने, उसमें हम कैसे काम करते हैं, देखना गौर से। ABD CBE, ABD ये जो आपको दिख रहा है ABD, एक्चुअली में ये वाला है ना, ये है हमारा ABD, और दूसरा है बच्चों CBE। तो ध्यान देना, CB और E, CBE, अच्छा CBE एक्चुअली में ये वाला है, देखो ऐसे अलग पेन से लेते हैं, है ना। तो दूसरा जो है हमारा ये है आपका CBE। इन दोनों ट्राइंगल को गौर करना है कि हम कैसे दोनों को क्या कर सकते हैं, तो समरूप साबित कर सकते हैं। तो बच्चों यदि हम गौर से देखें तो सबसे पहले तुम देख लो किसको, ABD को, जो पिंक वाला है उसको देखो। तो ABD में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ABD जो पिंक वाला है बच्चों, उसमें यहाँ पर 90 बन रहा है। बिल्कुल सही बात है सर। और ये जो आपको ग्रीन वाला जो दिख रहा है, जो दूसरा वाला है हमारा कौन, CBE, यदि हम इसमें देखें CBE में, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। इसका मतलब पिंक वाला का ADB जो है, हम क्या लिखेंगे, एंगल ABD ये बराबर हो रहा है कैसे, तो ये बन रहा है बच्चों CEB का। ग्रीन वाले में हम देखें तो ये कैसे बन रहा है, एंगल CEB का। इन दोनों के आपस में क्या हो रहा है, तो बराबर हो रहे हैं, CEB। बिल्कुल सही बात है ना। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, तो बराबर हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं। ठीक है बच्चों, B नहीं, हमने तो गलत लिख दिया, ABD नहीं होना चाहिए ना, ABD नहीं होना चाहिए ना, ADB होना चाहिए था। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, क्या लिखेंगे, ADB, और दोनों इस तरीके से क्या हो रहा है, 90 डिग्री। अब देखो, एक ये जो आपको दिख रहा है पिंक वाला, उस पर ध्यान देना है, और एक जो ग्रीन वाला है उस पर ध्यान देना है। ऐसा कोई कोण आपको नजर आ रहा है जो दोनों के लिए कॉमन है, जो दोनों में मिल रहा है, सेम है। तो गौर से देखो, तो यहाँ पर जो B वाला एंगल बन रहा है बच्चों, ये दोनों के लिए, ये जो पिंक वाला गया है वो भी है, और ये जो ग्रीन वाला है वो भी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल B जो होगा ये बराबर हो चुका होगा किसके, ये बराबर हो गया होगा एंगल B के। क्यों, क्योंकि दोनों समान कोण है बच्चों। अब जब समान कोण है, फिर से दो एंगल बराबर हो गए, तो हम फिर से क्या कह देंगे, हम फिर से कह देंगे
कि ये जो है आपस में क्या हो रहा होगा, समरूप हो रहा होगा। और कसौटी कौन सा लगाओगे, तो कसौटी हम लगा देंगे वापस ए की कसौटी से। तो लिख दो ए की कसौटी से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल हमारा ए बी डी जो है बच्चों, ये समरूप हो चुका होगा किसका, ट्राइंगल सी बी ई का। ये दूसरी बात भी हमारा क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या सिद्ध कर रहा है, देखो अब हमारा कहता है AEP, देखो इसे इरेज कर दूं मैं, है ना। अब देखो इसका भी विशेष कोई काम नहीं, ठीक है, तो इसे हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर बिंदु P था, ठीक है ना। अब देखो कौन सा है, तो आगे है AEP और ADP, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ट्राइंगल AEP और तथा दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या है बताओ, तो दूसरा ट्राइंगल का नाम है ADE। इन दोनों, सॉरी ADB ना, ADB, इन दोनों ट्राइंगल में हम गौर से देखते हैं। तो बच्चों AEP को पहले ढूंढ लेते हैं कि कहाँ है, तो AE और P, ये जो आपको दिख रहा है ये, है ना, इसके साथ में आपको किसे प्रूफ करना है बताओ, तो इसे प्रूफ करना है ADB, AD, हाँ AD और ये B। अब बच्चों देखो दूसरा वाला भी आपको दिख रहा होगा, A से लेके D तक जाना है और फिर B की तरफ जाना है, ADB। इसको अब हम इसे कैसे करें, देखो बहुत आसान है, सारा क्वेश्चन एक जैसा बन रहा है। देखिए यदि हम इसमें गौर से देखें तो यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला आपको दिखा यहाँ 90 बना रहा है, और ये जो पिंक वाला दिखा यहाँ 90 बना रहा है। तो सबसे पहले लिखो कि जो ये जो आपको छोटा वाला दिख रहा है ग्रीन वाला, यहाँ पर AEP जो होगा, एंगल AEP जो होगा बच्चों, ये बराबर हो जाएगा पिंक वाला का, गौर से देखोगे तो ADB का, एंगल ADB। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों 90 है। साथ ही साथ ये देखो तो दोनों के लिए इक्वल है, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। लगा दो फटाफट, क्या लगा देंगे, अच्छा ये क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों समान कोण है। अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं AA की कसौटी से। तो AA की कसौटी से क्या समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि एंगल, सॉरी ट्राइंगल AEP जो होगा ये समरूप हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ADB के समरूप हो जाएगा बच्चों। तो ये जो आपका थर्ड वाला था ये भी हम लोगों ने क्या कर लिया है, प्रूफ कर लिया। बोलो समझ में नहीं आ रहा है, बताओ। हर जगह पे केवल दो एंगल आपस में इक्वल करिए, ए की कसौटी लगाइए और आप उसे समरूप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसे ही आपको समझना होगा कि वो है क्या। तो बच्चों तीसरा है, लास्ट है आपका क्वेश्चन, PDC और BEC। अब देखो उसके लिए क्या करते हैं, हम पहले इसे इरेज कर देते हैं, है ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना बने। देखो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर बिंदु P है। अब देखो कहता है PDC और BEC, तो PDC को देखो कहाँ है, PDC यहाँ से यहाँ तक, बस इतना, है ना। इसके समरूप करना है किसको, BEC को। तो हमारा BEC कहाँ है, BE और फिर C, मतलब ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है इसको अलग पेन से लेना चाहिए, है ना। तो ये हम लोग लेते हैं B से E और फिर C, मतलब ये जो आपको दिख रहा है, दिख रहा है। अब दोनों को गौर से देखो तो क्या समझ में आ रहा है, 90 डिग्री बन रहा है कहीं, बिल्कुल बन रहा होगा। यहाँ पर 90 डिग्री इसका बन रहा है, और ये जो छोटा आपको दिख रहा है ग्रीन वाला, यहाँ 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। मतलब हम क्या लिख दें, अच्छा कौन सा ट्राइंगल लेना है, तो ट्राइंगल ले लेंगे हम लोग PDC, तथा दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, तो ये है आपका BEC। इन दोनों ट्राइंगल में हम काम करें बच्चों तो क्या समझ में आया कि PDC में एक्चुअली में D जहां पर है वहीं पे एंगल बन रहा है, मतलब PDC बराबर हो रहा है BEC। गौर करें तो BEC में E पर 90 डिग्री बन रहा है, मतलब एंगल BEC जो होगा, ये दोनों एंगल भी कितना है, 90 है, वो भी 90 है, ये भी 90 है, तो दोनों इक्वल होंगे ही होंगे। साथ ही साथ कॉमन देखोगे तो ये है, मतलब एंगल C जो होगा वो एंगल C के बराबर होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि AA की कसौटी से, AA की कसौटी से क्या हो जाएगा बच्चों, ट्राइंगल PDC जो है वो समरूप हो जाएगा ट्राइंगल BEC का। और इस तरीके से आपने चौथा को भी क्या कर दिया, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो भी आपने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। बोलो कैसा लगा ये क्वेश्चन बनाने में, एकदम आसान सा था, बस थोड़ा लेंदी है क्योंकि 4 है, लेकिन है बहुत आसान। हर जगह पे आपको केवल AE लगा लेना है। चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आप गौर करेंगे बच्चों। सबसे पहले गौर करें तो हमको दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज है आपका ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और उसकी बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। देखो AD एक भुजा है, ABCD पहले एक समलंब है, D को हम बढ़ा दिया E तक, और E पर बढ़ाई गई एक बिंदु है जहां पर BE जो है वो CD को F बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। बच्चों F बिंदु पर जो है वो BE जो होगा वो CD को F बिंदु पर काट देगा। ठीक है, आगे क्या था दर्शाइए कि ABE, गौर करें ABE ये जो फैला हुआ त्रिभुज है ना, ABE ये पूरा, ये जो है वो
CFB, मतलब समझो इसको जो है वो सर्वांगसम कर देना है किसके, तो इसको सर्वांगसम कर देना है पूरा ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसके सर्वांगसम करना है बच्चों। अब देखो तुम कर क्या सकते हो, दोनों ट्राइंगल को हम कैसे क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है समझना है। तो दोनों ट्राइंगल में एक चीज पता है हमें कि ABCD क्या है हमारा, लिखेंगे ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। अब समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। अब बच्चों यदि ये चतुर्भुज है, एक बात समझना है, तो यदि ये समलंब चतुर्भुज होगा तो तुम्हें क्या पता है कि समलंब चतुर्भुज में क्या क्वालिटी होता है, समलंब चतुर्भुज का क्वालिटी ये होता है कि यदि ये AB है और ये जो है ये दोनों आपस में समांतर होता है। अब यदि ये बच्चों ये और ये समांतर है, दो भुजाएं समांतर होती हैं, दो भुजाएं समांतर नहीं होती, तो ABCD के समांतर है। और यदि हम इसको हम क्या मान लें, तो यदि हम ऐसा मान लेते हैं बच्चों, ऐसा समझना कि समलंब चतुर्भुज में आमने सामने का जो कोण होता है ये भी आपस में इक्वल होता है, मतलब A जो होगा वो किसके बराबर होगा, C के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बताओ, C के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल C। क्या हो जाएगा, एंगल C। बात समझ में आ रहा है ना। तो एक ये वाला पार्ट हो जाता है, और दूसरा हम लोग कैसे इसको साबित कर सकते हैं, तो गौर करें। सबसे पहले यदि इसे और इसे आप समांतर मानते हैं और इसे आप तिर्यक रेखा मान लें, तो इसका ये वाला जो कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा, राइट। ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो हम ये चीज सिर्फ पता कर पाए कैसे, क्योंकि ये समलंब है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हमें जो साबित करना है वो किस में करना है, तो ट्राइंगल ABE में साबित करना है, और दूसरा जो ट्राइंगल है वो कौन सा है, तो ट्राइंगल CFB में साबित करना है। इन दोनों ट्राइंगल में गौर करें, इन दोनों ट्राइंगल में गौर करें तो ABE का ये वाला कोण इस वाले का इस वाले कोण के बराबर होगा। मतलब सबसे पहला तो हमारा यहीं से उठेगा, एंगल A जो होगा वो एंगल C के बराबर हो गया होगा। बात समझ में आया। दूसरा जो हमारा बनेगा बच्चों वो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। कैसे, क्योंकि ये और ये पैरेलल है। अब देखो या इस वाले कोण का नाम क्या हो जाएगा, ABF। तो लिखेंगे एंगल ABF जो होगा ये बराबर होगा एंगल BFC का, है ना, एंगल BFC। क्यों हुआ, क्यों हुआ, एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से। आपको पता है एकांतर अंतःकोण क्या है, पहले भी पढ़े हम लोग। तो इस तरह से दो त्रिभुज दो एंगल को हम लोग इक्वल कर चुके हैं बच्चों। तो हम क्या लिख देते हैं, AA की कसौटी से लिख देंगे, AA की कसौटी से क्या कर देंगे, तो एंगल ट्राइंगल ABE जो होगा इसे हम समरूप कर देंगे किसके, ट्राइंगल CFB। इन दोनों को आपस में हम क्या कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। और हमें करना क्या था, तो यही करना था, और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। कैसे, क्या समझ में आया। समलंब चतुर्भुज की वजह से ये और ये इक्वल है, और ये जो है एकांतर अंतःकोण से ये और ये इक्वल है, AA की कसौटी से दोनों समरूप हो गए। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तुरंत बढ़ते हैं, और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखो बनाना है ध्यान से, और आकृति में आप गौर से देखेंगे तो ये तुम्हारा आकृति है, ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है। जैसे ही तुम्हें पता चला कि ABC एक समकोण त्रिभुज है तो यहाँ 90 होगा। जैसे आपको पता चला कि AMP एक समकोण त्रिभुज है तो यहाँ 90 बनेगा। ठीक है, जो बीच वाला है वहां पर 90 डिग्री बन सकता है। ठीक है, जिनके कोण B और M जो है वो समकोण है, साफ साफ लिख भी दिया है। तो आपको दर्शाना है कि ABC और AMP जो होगा वो समरूप होगा। तो बच्चों ABC जो होगा वो AMP के समरूप होगा। चलो एक काम करते हैं, ABC को ऐसे ही रहने देते हैं, और AMP को मैं आपको दूसरे कलर से दिखा देता हूं ताकि आराम से हम बना पाए। ठीक है, अब देखो दोनों ट्राइंगल को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो लिखेंगे ट्राइंगल कौन कौन सा लेना है हमें, तो ट्राइंगल लेना है बच्चों ABC, और दूसरा जो ट्राइंगल लेना है वो लेना है AMP। इन दोनों ट्राइंगल को गौर से देखें, इन दोनों ट्राइंगल में कौन किसके बराबर आपको महसूस हो रहा है वो देखें। सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होगा कि यहाँ पर एंगल जो आपको दिख रहा है, ये सबसे पहले हमने ABC लिखा है, तो ये ABC का ये जो एंगल B है बच्चों ये बराबर होगा AMP के एंगल M के, राइट। तो पूरा लिखते हैं ABC जो है, क्या लिखेंगे, एंगल ABC ये बराबर हो जाएगा किसके, तो एंगल AMP। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि दोनों 90 डिग्री बना है, इसीलिए आपस में इक्वल हुआ। अब देखो कोई ऐसा कोण है जो दोनों के लिए काम कर रहा हो, कॉमन कोण है कोई, तो गौर से देखो, तो ग्रीन के लिए भी और पिंक के लिए भी, ये दोनों के लिए एंगल A काम आ रहा है। मतलब एंगल A बराबर हो गया होगा एंगल A का। कैसे, क्योंकि समान कोण है। बात समझ में आया। तो फिर से कसौटी लग जाएगा AA की कसौटी से। तो लगा दो बच्चों तुरंत AA की कसौटी से। क्या कह सकते हैं कि सर ट्राइंगल जो है ना ABC,
ट्राइंगल ABC जो है ये समरूप हो चुका होगा कैसे, तो ट्राइंगल AMP। अब बच्चों आपको पता है कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाए तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसका मतलब यदि हम ये गौर करें कि यदि इस वाले ये जो आपका है CA, मतलब कौन सा, ये जो ग्रीन वाला ट्राइंगल है उसका CA को गौर से देखो, CA कौन है, तो यदि हम ग्रीन वाले को देखें और यहाँ 90 बन रहा है तो सामने वाला विकर्ण होगा, मतलब इसका विकर्ण जो होगा वो पिंक वाले ट्राइंगल का विकर्ण, यहाँ 90 बन रहा है तो उसका विकर्ण कौन होगा, AP होगा, और यहाँ 90 बन रहा है तो उसका विकर्ण कौन होगा, AC होगा। मतलब AC ग्रीन वाले का, AP पिंक वाले का, उन दोनों का रेशियो बराबर होगा। तो लिखेंगे क्या, अतः AC या CA कुछ भी बोलो, CA भी बोल सकते हैं, और नीचे वाले का PA बोलो। नहीं समझा, मतलब इसका विकर्ण को हम कह रहे हैं CA और इसके विकर्ण को हम कह रहे हैं PA, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा किसके, तो BC। अब देखो बच्चों BC कैसे होगा, BC जो है ये हमारा लंब का काम कर रहा है, उसी हिसाब से गौर से देखें तो BC को हमको MP के इक्वल में करना है। तो यहाँ 90 बन रहा है तो इसका ये लंब है, उस तरह से यहाँ 90 बन रहा है तो ये भी इसका लंब होगा। जैसे संगत भुजाओं का रेशियो बराबर होता है तो इस हिसाब से यदि BC है वो MP के इक्वल में होगा। इसका मतलब इन दोनों का जो अनुपात है वो BC और MP इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि दोनों त्रिभुज को हम क्या कर चुके हैं, समरूप साबित कर दिए, इसलिए ऐसा हो पाया है। और यही चीज हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो बच्चों आज के लिए रखते हैं इतना ही और मिलते हैं फिर से आपके साथ नए क्वेश्चन के साथ, फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए आपको सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस को पढ़ने हैं और सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए आपको पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, और जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आ पा रहा हो, जो भी आपसे नहीं समझ में आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूंगा, या तो मैं वापस से एक वीडियो बना करके आपको कंफर्म या तो सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।